दोस्तों नमस्कार। मैं वीएल सर आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ वीएल सर में। दोस्तों आज हम मध्य प्रदेश के संपूर्ण भूगोल का एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश से रिलेटेड या मध्य प्रदेश के भूगोल में जितने भी आपके पीसीएस में क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपीपीएससी मेंस, एमपीएसआई व एमपीपीवी के अंतर्गत एमपी फॉरेस्ट, एमपी कांस्टेबल, एमपीएएसआई, एमपी महिला सुपरवाइज़र व अन्य जो एग्ज़ाम होते हैं, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें संपूर्ण मध्य प्रदेश का भूगोल को लगभग 22 से 23 वीडियो में कवर किया गया है, जो कि आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ यूनिट वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे। साथ ही में ही पूरा डिटेल मैप के थ्रू पढ़ाया जाएगा, साथ ही में ट्रिक रहेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये सीरीज़ आप सभी के लिए। आप एमपी से रिलेटेड हैं या फिर अदर स्टेट के हैं, लेकिन आप एमपी के कोई सा भी एग्ज़ाम, चाहे वो आप एमपीपीएससी हो या एमपीपीवी से रिलेटेड कोई सा भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और चूँकि इसमें एमपीपीएससी के आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन, साथ ही में ही एमपीपीवी के प्रीवियस क्वेश्चन को और मैप के थ्रू लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। साथ ही में समझने बहुत आसानी होता है। आप यदि नक्शे में या मैप के थ्रू कोई चीज़ें समझते हैं तो आपके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसमें सारा कुछ हम कवर करेंगे, जो लगभग 20 से 22 यूनिट है इसमें ही टोटल। यहाँ पे ही हम मुख्य रूप से ही 20 यूनिट को कवर करेंगे, जो चैप्टराइज किया गया है, जिसका डिटेल हम आगे देखेंगे। साथ ही में ही हम यहाँ पे मैप के थ्रू पहले उसकी बेसिक को समझेंगे, इसके बाद फिर हम उसका डिटेल देखेंगे। तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। तो प्लीज़ यदि चैनल में फ़र्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक पर और देखते हैं डिटेल से। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश का भूगोल, संपूर्ण भूगोल जो है, उसको हम अलग अलग यूनिट के माध्यम से ही यहाँ पे ही स्टडी करेंगे, जिसमें से सबसे पहले हमारा जो पहला टॉपिक होगा या पहला लेसन है या पहला यूनिट है, वो है आपका मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। दूसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य। तीसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश का प्रमुख संभाग एवं जिले। फिर चौथा है मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। पाँचवा है मध्य प्रदेश की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ। छठवां है मध्य प्रदेश के भूगर्भिक संरचना। और सातवां है आपका मध्य प्रदेश के जलवायु, वर्षा ऋतु एवं तापमान। आठवां है मध्य प्रदेश की नदियां एवं अपवाह तंत्र। नौवां है मध्य प्रदेश के बांध एवं परियोजनाएं। 10वां है मध्य प्रदेश के जलप्रपात। 11वें नंबर पे है मध्य प्रदेश के झील एवं तालाब। 12वें नंबर पे है मध्य या मिट्टियाँ। और 13वें नंबर पे ही आपका है मध्य प्रदेश में कृषि, जिसमें से प्रमुख फसल, सिंचाई साधन, कृषि जलवायु क्षेत्र। और आपके 14 यूनिट हो जाएगा मध्य प्रदेश में पशु संसाधन या पशुधन। अगला हमारा जो यूनिट होगा 15 नंबर पे, वो मध्य प्रदेश के वन एवं वन संसाधन होगा। 16वें नंबर पे ही होगा हमारा 16वां यूनिट जो है वो मध्य प्रदेश के खनिज संसाधन। 17वां यूनिट जो है वो मध्य प्रदेश के ऊर्जा संसाधन। और 18वें नंबर के जो यूनिट है उसमें मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग। फिर इसके बाद हम बात करते हैं 20वें नंबर पे होगा मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। साथ ही में ही इसमें पीवाईक्यू मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। साथ ही में ही आपको प्रैक्टिस सेट भी और जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके आने की संभावना है, जैसे कि अभी वर्तमान में ही मध्य प्रदेश में 55 जिलों में से ही 3 नए जिलों का गठन किया गया है, तो वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर बनने के चांसेस रहते हैं, हाँ या है, तो उनके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे। साथ ही में ही मध्य प्रदेश एमपीपीएससी में, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो या एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में ही एक नया चैप्टर ऐड हुआ है, उसके वो है आपका जनजाति और एक्ट से रिलेटेड। तो जनजाति भी हम इसके लास्ट में, यानी कि इस 20 यूनिट के बाद हम जनजाति को भी कवर करेंगे, जो कि जनजाति से रिलेटेड होगा। और वो 2 से 3 वीडियो होगा जिसमें मैं मध्य प्रदेश के पूरे जनजाति को और उनसे रिलेटेड जितने भी है, चाहे वो भूगोलिक हो या ऐतिहासिक हो या करेंट का हो, सब कुछ उसमें कवर कराने की कोशिश करूँगा। इसके बाद हमारा अगला यूनिट जनजाति से रिलेटेड होगा। तो आइए चलते हैं आज का अपना सबसे पहले
देखते हैं मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। तो दोस्तों हम यहाँ पे ही मध्य प्रदेश के भूगोल को समझने से पहले थोड़ी से ग्लोब पे नज़र डाल लेते हैं कि कर्क रेखा, मकर रेखा या विषुवत रेखा क्या है और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव क्या होगा। यदि आप किसी भी स्थान का, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या अपने ज़िले का हो या फिर अपने राज्य का हो, देश का हो या फिर किसी भी स्थान विशेष का, यदि आपको भौगोलिक दृष्टि से ही समझना है या उसके बारे में अध्ययन करना है तो आपको कर्क रेखा और मकर रेखा और इन दोनों के बीच में ही आपका विषुवत रेखा है, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका अक्षांशीय रेखा और देशांतरी रेखा, यानी लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। इसके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी होनी चाहिए। यदि आप ये समझ लेते हैं तो आपको बहुत ही आसानी होगा किसी भी लोकेशन को समझने के लिए। ये वाला जो आप लाइन देख पा रहे हैं ये है आपका नॉर्थ, ये वाला पोर्शन है आपका नॉर्थ और नीचे है ये आपका साउथ। तो ये उत्तरी ध्रुव से लेकर के ही और दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई खड़ी रेखा को हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूड रेखा या लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। ठीक इसी तरह से ही जब हम वेस्ट, यानी कि ये वेस्ट है और ये है आपका ईस्ट, यानी कि हम पूर्व से लेकर के ही और पश्चिम दिशा की ओर कोई रेखा खींचते हैं 0 डिग्री, उसे हम कहते हैं क्या, भूमध्य रेखा। हम सबसे पहले देखते हैं कि ग्लोब में मुख्य रूप से ही 4 दिशाएं होती हैं। एक होता है आपका नॉर्थ और एक होता है साउथ, एक होता है वेस्ट और एक होता है आपका ईस्ट। एक होता है साउथ और एक हो गया वेस्ट और ईस्ट। तो कुल मिलाकर के ही 4 दिशाएं हो गई। अब इसमें से ही जो नॉर्थ से लेकर के ही, नॉर्थ से साउथ की ओर, यानी उत्तरी ध्रुव से लेकर के ही और दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई लाइन को हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। और पश्चिम से ही पूर्व की ओर खींची गई रेखा को हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। कहने का तात्पर्य है कि आप ये खड़ी लाइन खींचते हैं तो ये कहलाएगी आपकी देशांतर रेखा। आप ये पट लाइन खींचते हैं, ये कहलाएगी आपकी अक्षांश रेखा। पृथ्वी को ये आप देख पा रहे हैं, ये जो संपूर्ण ग्लोब है इसमें जो नॉर्थ से लेकर के ही साउथ की ओर खींची गई बीचों बीच, ध्यान रखिएगा ये 0 डिग्री, 0 डिग्री यानी कि पृथ्वी के बीचों बीच 2 गोलार्धों को मिलाती हुई एक सीधी रेखा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर खींची गई हो, उसे हम कहते हैं देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूड लाइन। साथ ही में पृथ्वी के बीचों बीच यानी कि 0 डिग्री से पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखा को हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि यदि आप अक्षांशीय विस्तार पे देखेंगे तो पृथ्वी को 2 भागों में, एक हो जाएगा आपका 0 डिग्री से लेकर के नॉर्थ पोल में, ये वाला भाग कहलाता है आपका उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। आपके यहाँ से लेकर के ही भूमध्य रेखा से लेकर के ही नीचे की ओर यानी कि साउथ की ओर, ये वाला भाग कहलाता है साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। ठीक उसी प्रकार से ही 23.5 डिग्री, कितने 23.5 डिग्री नॉर्थ में ही एक रेखा खींची गई, उसे कहते हैं कर्क रेखा, उसे कहते हैं आपके कर्क रेखा, उसे कहते हैं कर्क रेखा। ठीक 0 डिग्री से ही साउथ की ओर 23.5 डिग्री पे एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, उसे कहते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। तो इसी तरह से ही जिस तरह से हमने 0 डिग्री भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर उत्तरी ध्रुव, दक्षिण की ओर दक्षिणी ध्रुव, ठीक उसी प्रकार से ही हम देशांतर को भी 2 भागों में बांटेंगे, यानी कि 0 डिग्री से लेकर के ही पूर्व की ओर को हम पूर्वी गोलार्ध, ये वाला भाग आपका पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार 0 डिग्री से लेकर के ही पश्चिम की ओर खींची गई या पश्चिम की ओर की ये संपूर्ण भाग को हम क्या कहते हैं, पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। तो एक चीज़ क्लियर हो गया कि उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। तो ठीक अपना जो भारत का स्थिति है वो लगभग, जैसे कि आपको पता है 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होती है
जैसे कि यहाँ पे ये 10 डिग्री आप देख पा रहे हैं। तो लगभग भारत की स्थिति यदि उत्तरी, एक तो आपको एक चीज़ क्लियर होना चाहिए कि भारत जो है वो यहाँ पे ही स्थित है, ये यहाँ पे ही भारत अपनी स्थित है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक तो ये हो गया क्या आपका, ये कौन सा भाग हो गया, उत्तरी ध्रुव हो गया, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में। दूसरी बात आपका ये हो गया कौन सी गोलार्ध, ये हुआ कि उत्तरी गोलार्ध में ही, साथ ही में ही पूर्वी गोलार्ध। कहने का तात्पर्य यह है कि अपनी जो भारत की स्थिति है वो यहाँ पे ही है। तो एक चीज़ क्लियर हुआ कि भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में ही या उत्तरी ध्रुव पे के अकॉर्डिंग, मतलब उत्तरी भाग में ही 0 डिग्री विषुवत रेखा के उत्तरी भाग में यानी उत्तरी गोलार्ध में, 0 डिग्री के पूर्वी भाग में ही यानी कि पूर्वी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है इक्वेटर, ये वाली जो सीधी लाइन है ये आपको दिख रहा है, ये है इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा। इसे 3-4 नामों से जानते हैं, जैसे विषुवत रेखा हो गया, 0 डिग्री हो गया, भूमध्य रेखा भूमि के मध्य से ही यानी पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड कर रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। इक्वेटर इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो ये हो गया। अब यहीं से ही डिसाइड होता है कि नॉर्थ की ओर और एक साउथ की ओर, और इसके बाद यहीं से ही नॉर्थ साउथ उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, साथ ही में ही पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। तो अब यहाँ पे ही जैसे कि ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध को कहते हैं अपन ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। तो ये हो गया आपका मुख्य रूप से ही 3 रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। ध्यान रखिएगा 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, और कर्क रेखा जो है मतलब कर्क रेखा पे 21 जून की स्थिति होती है। साथ ही में कर्क राशि में होने के कारण इसे क्या कहते हैं, आपका कर्क रेखा, कर्क राशि के नाम पे ही इसे कर्क रेखा का नाम दिया गया है। ठीक उसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री यानी कि 22 दिसंबर का वो दिन होता है जिसपे सूर्य लंबवत चमकता है, और वो दिन होता है आपके मकर रेखा पे यानी कि मकर राशि पर, इसलिए इसे कहा जाता है मकर रेखा। बाकी इसके लिए आप चाहें तो मेरा एक छोटा सा 3 मिनट का वीडियो है वो देख सकते हैं कि कर्क रेखा को कर्क रेखा क्यों कहते हैं, मकर रेखा क्यों कहते हैं, और साथ ही में ही विषुवत रेखा पे क्यों कहते हैं, और कौन से गोलार्ध में कब से उत्तरायण और दक्षिणायन होगा, और कब सूर्य की स्थिति कहाँ पे होती है, कौन से दिन बड़े होते हैं, कौन से दिन छोटे होते हैं, इसका डिटेल देख सकते हैं। अब इसमें देखते हैं अपनी जो भारत की स्थिति है वो ये है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि भारत की स्थिति क्या है। अब ध्यान से देखें तो ये उत्तरी गोलार्ध में, साथ ही में ही ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, और 23.5 डिग्री जो कि इसके लगभग बीचों बीच से ही ये डिवाइड करती है, जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा, जो कि अपने मध्य प्रदेश के भी 14 जिलों से गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है ये कर्क रेखा। अब आइए चलते हैं, देखते हैं भारत की स्थिति, इसके बाद मध्य प्रदेश पे आते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबा ज़रूर होगा, लेकिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेसिक से ही मैं स्टार्ट किया हूँ इसको, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। तो दोस्तों ये है अपना भारत, जो कि आप ये देख पा रहे होंगे, ये है अपना भारत। अब इस भारत में एक छोटा सा अपना राज्य है, वो है अपना मध्य प्रदेश। अब आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि इसके बीचों बीच से यानी कि यहाँ से एक रेखा गुजरती है जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा, और ये भारत के 8 राज्यों से ही, यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, साथ ही में ही यहाँ पे ही आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़। इसके बाद थोड़ी सी आगे बढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे ही छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, फिर उसके आगे मिलेगा पश्चिम बंगाल, फिर मिल जाएगा आपको मिजोरम और त्रिपुरा। कुल मिलाकर के ही 8 राज्यों से होकर के ही गुजरती है। इसका आप ट्रिक चाहें तो मित्र पर गमछा झार आप याद रख सकते हैं। वैसे मैप में आप डायरेक्टली देख सकते हैं। मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दूं, गुजरात राजस्थान को थोड़ी सी टच करती है, फिर मध्य प्रदेश, फिर इसके बाद पे ही छत्तीसगढ़, झारखंड, और झारखंड के बाद यहाँ पे ही आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, साथ ही में इधर 2 राज्य पड़ते हैं मिजोरम और त्रिपुरा। कुल मिला के 8 राज्यों से और मध्य प्रदेश के ही 14 जिलों से होकर गुजरती है। आइए देखते हैं एमपी का। अब ये मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं,
आप देख सकते हैं कि एक तो ये नॉर्थ पोल है, साथ में ही ये साउथ है, और ये आपका ईस्ट, और ये आपका वेस्ट। तो कहने का तात्पर्य है कि अब इसका लोकेशन देखें, यह है आपका उत्तर प्रदेश, देख पा रहे हैं, और ये है उत्तर पूर्व में ही, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में, कह सकते हैं नॉर्थ और ईस्ट में ही है। तो ये है आपका उत्तर पूर्व में ही। इसके बाद देखते हैं दूसरा जो राज्य है वो है आपका राजस्थान। तो आपको पता है राजस्थान यानी कि नॉर्थ और वेस्ट, उत्तर पश्चिम में ही है अपना राजस्थान। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे ही पश्चिम में ही है आपका गुजरात, और दक्षिण में ही आपका महाराष्ट्र है, और यहाँ पे ही दक्षिण प्लस पूर्व, दक्षिण पूर्व में ही है छत्तीसगढ़। इस हिसाब से टोटल मध्य प्रदेश में ही, या मध्य प्रदेश के ही कितने राज्यों से ही सीमा मिलती है, तो 5 राज्यों से सीमा मिलती है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम में राजस्थान, पश्चिम में गुजरात, दक्षिण में महाराष्ट्र, और दक्षिण पूर्व में ही आपका छत्तीसगढ़। दोस्तों, जैसे कि हमने सबसे पहले ग्लोब देखा, उसमें अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं क्या है, भारत की स्थिति कहाँ पे है, कौन सी गोलार्ध में, वो देखा। फिर भारत में ही अपना मतलब विश्व में भारत कहाँ स्थित है, फिर भारत में ही हमारा मध्य प्रदेश कहाँ स्थित है, ये भी हमने देखा। अब उस मध्य प्रदेश का हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखते हैं, यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे कि मध्य प्रदेश का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। तो अपना जो मध्य प्रदेश है इसका एक सीमा यहाँ पे ही सबसे दक्षिणी सीमा है, जो कि बुरहानपुर को टच कर रही है। तो यहाँ से यानी कि 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के ही, और आपके 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, यानी कि मध्य प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर के ही और 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक उसी प्रकार से ही अपने मध्य प्रदेश की देशांतरी विस्तार की बात करें तो 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देश से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच फैला हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि मध्य प्रदेश की जो देशांतरी विस्तार है वो 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से ही स्टार्ट होकर के और 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। यदि इसके संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन कई बार आपको 245 वर्ग किलोमीटर भी देखने के लिए मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि 3,08,245 वर्ग किलोमीटर भी मिलेगा। ये आगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इसका देखेंगे। अब ये है मध्य प्रदेश के ही लंबाई और चौड़ाई। जिस तरह से हमने इसके अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देखा था कि 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर नीचे से ही 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर के 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक उसी मध्य प्रदेश की जो लंबाई है वो 605 किलोमीटर और मध्य प्रदेश की जो चौड़ाई है वो 870 किलोमीटर है। वहीं बात करें मध्य प्रदेश की सबसे उत्तरी जिला तो वो है मुरैना, सबसे दक्षिणी जिला की बात करें तो बुरहानपुर, सबसे पश्चिमी जिला की बात करें तो अलीराजपुर, और सबसे पूर्वी जिला है आपका सिंगरौली। ये जो ज़िले हैं यानी कि 870 किलोमीटर, यानी कि अलीराजपुर से लेकर के और सिंगरौली के बीच में, और बुरहानपुर से लेकर के मुरैना के बीच में 605 किलोमीटर। यह है आपका मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों के साथ लगने वाले ज़िले भी हैं और मध्य प्रदेश के सबसे पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी ज़िले भी हैं। अब आगे देखते हैं मध्य प्रदेश से कि बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कर्क रेखा कितने जिलों से गुजर रही है, 14 जिलों से ही। और मध्य प्रदेश भारत के कितने राज्यों से ही, तो 8 राज्यों से। ये भारत का मैप बना हुआ है जिसमें मैंने 8 राज्यों को भी प्रदर्शित किया है, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अपने मध्य प्रदेश में ही मुख्य रूप से ही ये 14 जिलों से होकर गुजरती है। सबसे पहले गुजरती है आपका ये शहडोल, देख पा रहे हैं शहडोल के बाद आता है दूसरे नंबर पे उमरिया, तीसरे नंबर पे आता है कटनी, चौथे नंबर पे आता है आपका जबलपुर, फिर आता है आपका दमोह के जस्ट बाद आता है सागर के बाद आता है आपका रायसेन के बाद विदिशा के बाद भोपाल के बाद सीहोर के बाद शाजापुर। अब ध्यान रखिएगा शाजापुर जो है इससे एक अलग ज़िला बना था जिसे कहते हैं आगर मालवा। यदि शाजापुर नहीं है ऑप्शन में और आगर मालवा है तो आपको आगर मालवा भी टिक करके आना है, थोड़ी सी टच कर रही है लाइन इसकी।
इसके बाद आता है आपका उज्जैन और इसके बाद आता है लास्ट में रतलाम। कुल मिलाकर के 14 जिलों से ही गुजरती है अपना कर्क रेखा। आगे देखते हैं अब मध्य प्रदेश के संभाग। अब कौन से संभाग में कौन से ज़िले आते हैं इसका बाद में हम डिटेल देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं संभाग। तो सबसे पहले संभाग हम देखेंगे तो ये जो नॉर्थ में ही है ये है आपका चंबल संभाग, ये वाला है आपका ग्वालियर संभाग, ये है आपका सागर संभाग, ये है आपका रीवा संभाग, ये है शहडोल संभाग और ये है आपका जबलपुर संभाग, ये नर्मदापुरम संभाग है और ये बीच में है आपका भोपाल संभाग, ये है आपका उज्जैन संभाग और ये है आपका इंदौर संभाग। कुल मिलाकर के ही मध्य प्रदेश में ही 10 संभाग हैं जिनका आप डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे ही देख लेते हैं कौन से संभाग में कितने ज़िले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपका जो चंबल संभाग है इसमें कितने ज़िले हैं, 3 ज़िले हैं। इसके बाद देखते हैं सागर संभाग, सागर संभाग में 6 ज़िले हैं। फिर इसका पड़ोसी संभाग जो है वो है आपका रीवा, इसमें भी 6 ज़िले हैं। इसके बाद शहडोल पे देखते हैं तो यहाँ पे ही 3 संभाग हैं। जबलपुर में देखते हैं 9 संभाग, सर्वाधिक जिलों वाला सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला संभाग जबलपुर हो गया। फिर नर्मदापुरम को देखते हैं, यहाँ पे ही 3 संभाग है और जिला है। और इंदौर संभाग में ही आपके 8 ज़िले हैं और उज्जैन संभाग में ही आपके 7 ज़िले हैं। भोपाल में ही आपके 5 ज़िले आते हैं और ग्वालियर संभाग में आपके 5 ज़िले आते हैं। दोस्तों इसको आप इजली तरीके से याद रख सकते हैं कुछ वर्डों से ही। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3, फिर 4 को छोड़ दीजिए आप, 5, 6, 7, 8, 9। कुल मिलाकर के ही आप 3 को 3 से ही स्क्वायर कर दीजिए, इनको दोनों को क्यूब कर दीजिए, 3 को इन दोनों को स्क्वायर कर दीजिए, बाकी सिंगल सिंगल। अब ये 3 कौन कौन से हैं तो एक आप देख पा रहे हैं चंबल जिसमें 3 ज़िले हैं, एक देख पा रहे हैं आप शहडोल संभाग जिसमें 3 ज़िले हैं और एक आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नर्मदापुरम जो कि आपका क्या है 3 ज़िले हैं। अब इसको एक चीज़ ध्यान से आप देखें तो ये क्या बन रहा है, एक ट्रिंगल बन रहा है। आप ये देखिए ट्रिंगल मतलब 3 कोण बन रहे हैं। तो आप 3 कोण से भी मतलब याद रख सकते हैं कि 3 ऐसे संभाग हैं जिसमें 3 ही ज़िले आते हैं और वो तीनों ट्रिंगल बन रहे हैं। यानी नॉर्थ में ही चंबल संभाग, साउथ में ही नर्मदापुरम संभाग और आपके ही ईस्ट में यानी कि पूर्व में ही शहडोल संभाग। इन तीनों में क्या है 3 ज़िले हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए कि 5 जो है जिसमें से ही 2 तो ये दोनों पड़ोसी हैं यानी कि ग्वालियर में कितने संभाग, 5 संभाग। साथ ही में आपके भोपाल में कितने संभाग, 5। तो ये दोनों स्क्वायर से याद रख सकते हैं। इसी तरह से आप सागर को देखें और रीवा को देखें तो इन दोनों में ही कितने कितने ज़िले आ रहे हैं, 6 ज़िले आ रहे हैं। तो ये 6 का स्क्वायर हो गया। बाकी आप देख लीजिए उज्जैन संभाग में 7 हैं, इंदौर में 8 हैं और जबलपुर में आपके 9 संभाग हैं। इस तरह से आप संभागों को भी याद रख सकते हैं। हम एक एक करके क्रम से ही चलेंगे। डिटेल में तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं लेकिन आपका जो बेसिक है वो क्लियर होना चाहिए, तभी आप किसी चीज़ को समझ पाएंगे। सबसे पहले जैसे कि हमने कहा कि देखा आपने विश्व में इंडिया की स्थिति कहाँ पे ही है, फिर उस इंडिया में मध्य प्रदेश की स्थिति कहाँ है, फिर उस मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, फिर मध्य प्रदेश के ही जो उत्तर पूर्वी और दक्षिणी विस्तार है या ज़िले हैं वो कौन कौन से ही हैं, फिर उस मध्य प्रदेश को कितने संभागों में विभाजित किया गया है वो हमने देखा कि मुख्य रूप से 10 संभाग हैं। अब उस 10 संभागों में से कौन कौन से ज़िले आते हैं इसका डिटेल हमने देख ली है। अब आगे देखते हैं, ये है आपका मध्य प्रदेश के प्रमुख ज़िले जो कि आप यहाँ पे ही देख पाएंगे। हमने संभाग देखा, अब संभाग के बाद हम यहाँ पे ही ज़िला देखते हैं और ये है स्थिति 2024 की। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो मैप है ये 2024 का है जिसमें से ही 52 ज़िले, कितने 52 ज़िले थे खाली, जो कि अभी वर्तमान का यानी कि 2025 में ही कितने हैं 25, सन 2025 में 55 ज़िले, जिसमें से ही एक यहाँ पे ही बना है आपका मऊगंज और यहाँ पे मऊगंज और यहाँ पे एक बना है ज़िला मैहर और एक यहाँ पे ही ज़िला बना है पंडुरना। तो इस हिसाब से कितने हो गए 55 ज़िले। आगे देखते हैं, ये आप मैप में देख सकते हैं, ये है जिसमें मध्य प्रदेश के ही पूरे 55 ज़िलों को दिखाया गया है।
53 नंबर का ज़िला याद रखिएगा। 52 नंबर का ज़िला बना था वो था निवाड़ी, यहाँ पे एक छोटा सा ज़िला है निवाड़ी। 53 नंबर का बना था ज़िला अपना मऊगंज। 54 नंबर पे बना है पंडूर्णा और 55 नंबर पे बना है आपका मैहर। तो 2025 के अकॉर्डिंग यानी कि अभी के डेट में मध्य प्रदेश में टोटल 55 ज़िले हैं। अब इन 55 ज़िलों का हम डिटेल में देखेंगे कौन सा ज़िला कहाँ पे स्थित है। तो एक एक करके हम देखते हैं यहाँ पे ही कि कौन सा ज़िला कहाँ पे स्थित है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे ही श्योपुर, फिर मुरैना, ये भिंड है, इसके बाद ये दतिया हो गया, इसके बाद आप यहाँ पे देखिए ग्वालियर, ये शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और यहाँ पे ही दमोह, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, ये डिंडोरी, ये उमरिया, मैहर, कटनी, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी, पंडूर्णा, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा और खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, धार, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना और इसके बाद उज्जैन, इंदौर, देवास, सीहोर, शाजापुर, भोपाल, रायसेन, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर और यहाँ पे एक मिलेगा ज़िला अपना जबलपुर। तो कुल मिलाकर के ही वर्तमान में 55 ज़िले हैं, जिसमें से ही आपके 37 ज़िले, अब 37 ज़िले जो हैं एमपी के 37 ज़िले जो हैं वो किसी न किसी राज्य को स्पर्श करती है, वो आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ से ही स्टार्ट होता है और यहाँ से ही यहाँ तक है आपका राजस्थान। तो राजस्थान में आप देखिए नंबर 1 में मुरैना, दूसरे में श्योपुर, तीसरे में शिवपुरी, चौथे में गुना, पाँचवें में राजगढ़, फिर आगरमालवा, छठवें में ही, सातवें में ही है आपका रतलाम, आठवें में ही है आपका मंदसौर, नौवें में है नीमच और 10वें में है आपका 10वें नंबर पे ही आपका झाबुआ। इस प्रकार से ही राजस्थान से ही कितने ज़िलों का सीमा लगती है, 10 ज़िलों की आपने देखा। ठीक उसी प्रकार से हम उत्तर प्रदेश की सीमा को देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश से ही कौन कौन से ज़िले लगते हैं, तो सबसे पहले मुरैना, फिर भिंड 2, दतिया 3, शिवपुरी 4, अशोकनगर 5, सागर 6, छतरपुर 7, इसके बाद टीकमगढ़ 8, निवाड़ी 9, फिर आ जाइए पन्ना 10, सतना 11, रीवा 12, मऊगंज 13, सिंगरौली 14। तो उत्तर प्रदेश से अपने 14 ज़िलों का सीमा साझा करती है मध्य प्रदेश। ठीक उसी प्रकार से ही यहाँ से ही लेकर के ही और यहाँ तक ये है आपका उत्तर प्रदेश जो 14 ज़िलों को टच कर रही है। अब देखते हैं ये है इस साइड में छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ यहाँ से यहाँ तक यानी कि सिंगरौली जिले से बालाघाट के बीच में ही। तो सबसे पहले सिंगरौली 1, सीधी 2, शहडोल 3, अनूपपुर 4, डिंडोरी 5, मंडला 6 और बालाघाट 7। तो छत्तीसगढ़ 7 ज़िलों को सीमा साझा करती है। अब यहाँ से लेकर के ही और यहाँ तक यानी कि अलीराजपुर तक ये वाला भाग है आपका महाराष्ट्र का। अब देखते हैं महाराष्ट्र में कौन कौन से ज़िला महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करता है। तो देखें सबसे पहले बालाघाट 1, सिवनी 2, पंडूर्णा 3, छिंदवाड़ा 4, बैतूल 5, बुरहानपुर 6, खंडवा 7, खरगोन 8, बड़वानी 9 और आपका अलीराजपुर 10। तो महाराष्ट्र के सीमा को साझा करने वाले ज़िलों की संख्या 10 हो गई। साथ ही में ही अब देखते हैं गुजरात का। गुजरात से सिर्फ 2 ज़िले सीमा साझा करते हैं, एक है आपका झाबुआ और एक है आपका अलीराजपुर। ये हो गए मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्य। इस हिसाब से टोटल हो गए आपके 37 ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा को साझा करते हैं। राजस्थान के ही मात्र 10 ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा को साझा करते हैं। साथ ही में गुजरात के 2 ही ज़िले हैं जो सीमा साझा करते हैं। महाराष्ट्र के ही केवल 8 ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा को साझा करते हैं। छत्तीसगढ़ के ही 9 ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा को साझा करते हैं और उत्तर प्रदेश के 11 ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा को साझा करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मध्य प्रदेश के ही टोटल मध्य प्रदेश की सीमा को साझा करने वाले ज़िले कितने हैं, 37
तो आप याद रख सकते हैं 37 ये हो गए। साथ ही में ही बचे कितने, 55 में से 37 घटा देंगे तो 18 बचेंगे। 18 में से ही आप ले लीजिए जो आपके 14 कर्क रेखा हैं, उनमें से ही 14 में से 4 निकाल दीजिए, यानी एक शहडोल निकाल दीजिए। दूसरा आप निकाल दीजिए रतलाम, तीसरा निकाल दीजिए आप राजगढ़, और चौथा निकाल दीजिए आप यहाँ से ही जो कर्क रेखा को टच करती है वो है आपका सागर। ये 4 जिलों को आप माइनस कर दीजिए। बाकी के जो 10 जिले बचते हैं, 14 में से ही 4 ये निकालने के बाद जो 10 जिले बचते हैं वो राज्य की सीमा को नहीं टच करते हैं, अंतर्वर्ती जिले हैं जो किसी को नहीं टच करती हैं। तो 10 ये हो गए, बचे कितने आपके ही, अब ये कितना हो गया 47, अब बचे 8। नंबर 1 पे ही है आपका ग्वालियर, नंबर 2 पे ही है आपका मैहर, नंबर 3 पे ही आ जाएगा आपका यहाँ से ही शहडोल संभाग में कोई नहीं है, आप डायरेक्ट आ जाइए जबलपुर संभाग में ही। तो नंबर 3 पे आपका आ जाएगा नरसिंहपुर, 3 हो गए। इसके बाद आगे चलते हैं तो नर्मदापुरम संभाग के ही 2 जिले आते हैं, एक तो नर्मदापुरम, दूसरा हरदा। तो 1 2 3 4 5 हो गए। 5 के बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा देवास, यानी कि 6 हो गया, और 7वां हो गया आपका इंदौर, और लास्ट में हो गया धार। कुल मिलाकर के 8 जिले ये हो गए जो मध्य प्रदेश की सीमा को साझा नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर के ही हो गए आपके ही 55 जिले, जिसमें से 37 जिले सीमा साझा करते हैं और 18 जिले नहीं करते हैं, और वो 18 जिलों में से ही कर्क रेखा के 10 जिले, और साथ ही में ही 8 जो ऐसे हैं जो कर्क रेखा को भी टच नहीं करती हैं, अंतर्वर्ती जिले। साथ ही में ही अंतर्वर्ती जिले के साथ साथ हमने देख लिया कि कर्क रेखा से ही गुजरने वाले जिले, और साथ ही में ही हमने ये देखा कि आपके ही जो 18 जिले हैं जो किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं, उनको भी हमने यहाँ पे डिटेल में देखा। अब आप यहाँ पे ही आते हैं तो ये देख सकते हैं, ये है मध्य प्रदेश का पॉलिटिकल मैप है। यहाँ पे ही आप ये देख सकते हैं कि राज्य की सीमा, राज्य की जिला सीमा, और राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल, और राज्य की राजधानी और जिला मुख्यालय, ये आप मैप में देख पाएंगे ये, और यहाँ पे इसका डिटेल दिया है। आगे देखते हैं, ये है आपका मध्य प्रदेश का प्रैक्टिस करने के हिसाब से ही कि कौन सा ज़िला कहाँ पे ही है, ये दिया हुआ है। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के ही, या आपको PDF मिल जाएगा तो इससे ही आप डिटेल देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कौन सा ज़िला कहाँ पे ही स्थित है। अब आके देखते हैं मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय का पूरा विस्तार। यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश का गठन। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ, और इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो है 1 नवंबर सन 2000, यानी कि छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद। राजधानी की बात करें तो भोपाल है। क्षेत्रफल की बात करें तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, और कई बार आपको मिलेगा कि 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में देश का दूसरा स्थान है। वहीं बात करें आपने जनसंख्या की तो 7.26 करोड़ 2011, यानी कि पूरा डाटा यदि देखेंगे तो 7,26,26,809 व्यक्ति यहाँ पे ही मध्य प्रदेश की जनसंख्या है। वहीं बात करें जनसंख्या घनत्व की तो 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जिलों की बात करें तो 55 जिले हैं, जो कि 52 नंबर का निवाड़ी है, 53 नंबर का मऊगंज है, 54 नंबर का पंडुर्णा है, और 55 नंबर में ही आपका मैहर जिला आता है। मध्य प्रदेश के अन्य नाम, एक तो मध्य प्रदेश मध्य में होने के कारण हृदय प्रदेश पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। फिर सोयाबीन के अधिक उत्पादन कारण सोया प्रदेश या सोया स्टेट, टाइगरों की संख्या अधिक होने के कारण टाइगर स्टेट, तेंदुआ राज्य, नदियों का मायका, हीरा उत्पादन में एकमात्र जिसको प्रसिद्धि मिली है या प्राथमिकता मिली है वो है अपना मध्य प्रदेश पूरे भारत में, इसलिए इसे हीरा प्रदेश भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान होने के कारण इसे राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य वाला राज्य भी कहते हैं। साथ ही में इसे घड़ियाल राज्य भी कहते हैं, तेंदुआ राज्य भी कहते हैं, और बहुत सारे उपनाम हैं, पर मुख्य से ही जो आपके यही हैं।
और ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वहीं बात करें मध्य प्रदेश के ही उच्च न्यायालय की, तो ये इसका जो मुख्यालय हो जबलपुर में है, खंडपीठ 2 है, एक इंदौर में, एक ग्वालियर में ही। अब वहीं बात करते हैं अपना संभाग का। संभाग यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं 10 संभाग हैं, साथ ही में विकास खंड 313 है। तहसीलों की बात करें जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग 436 है। और प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील है क्षेत्रफल में इंदौर, और प्रदेश की सबसे छोटी तहसील है अजयगढ़ पन्ना। और नगर व शहरों की बात करें तो 476 है। नगर निगम 2024-25 की स्थिति में ही आपका 17। नगर पालिकाओं की संख्या है 99। नगर परिषद की संख्या है 294। नगर पालिका की संख्या है फिर से 99। ये शासकीय डायरी 2022 के अकॉर्डिंग है। और वहीं बात करें कुल ग्रामों की तो 54,903 है। जिला पंचायतों की बात करें तो 55 है। ग्राम पंचायतों की बात करें 2023-24 की स्थिति के अनुसार तो 23,922 यहाँ पे ही क्या है ग्राम पंचायत। वहीं आदिवासी विकास खंड की बात करें तो 89 है। राज्य की विधायिका एक सदनी है, यानी कि विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है यहाँ पे ही। और आगे देखते हैं विधानसभा सदस्यों की संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या 230 है। एक रहता है एंग्लो इंडियन सदस्य के लिए, प्रमुख रूप से ही आपका 230 है। और ये कई बार क्वेश्चन लगभग मध्य प्रदेश में खास करके ही, चाहे वो पीबी हो और एमपीपीएससी, ये दोनों के फेवरेट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए, यहाँ पे थोड़ी से ही टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 35 है। वहीं जनजाति के लिए 47 है। लोकसभा में सदस्यों की जो संख्या है, लोकसभा सीटों की संख्या है मध्य प्रदेश में टोटल 29 है, जिसमें से ही मुख्य रूप से ही 4 सीटें हैं एससी के लिए और 6 सीटें हैं आपके सीट एसटी के लिए। साथ ही में राज्यसभा सदस्यों के लिए जो सीटें हैं वो है आपका 11। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के ही विशेष, यानी कि जो यहाँ के विशेष से तात्पर्य है, जैसे कि राजकीय चिन्ह, पशु, राजकीय पशु क्या है, भाषा क्या है, इस टाइप से ही। तो बात करें राजकीय पशु के तो बारहसिंगा, और ये सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, और ये है आपके मंडला में ही। और इन्होंने अपना एक शुभंकर जारी किया है, जो आप कमेंट में ही मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वो कौन सा है। दूसरा है राजकीय पुष्प, यानी कि सफ़ेद लिली। राजकीय पक्षी है दूधराज, शाह बुलबुल। और राजकीय नृत्य है आपका राई। राजकीय वृक्ष है बरगद। राजकीय खेल है मलखम्ब। और राजकीय चिन्ह है 24 स्तूप आकृति के अंदर एक वृत्त, जिसमें गेहूं और धान की बालियां हैं। आप ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आ चुका है। राजकीय नदी है आपका नर्मदा। राजकीय नाट्य जो है वो माछ है, मालवा अंचल का। राजकीय गान जो है वो मध्य प्रदेश गान है, इसके रचयिता महेश श्रीवास्तव हैं। इसका भी डिटेल आप देख लीजिएगा एक बार। राजकीय मछली महासीर 2013 में घोषित हुआ था। राजकीय फसल सोयाबीन है। राजकीय भाषा हिंदी है। और सर्वाधिक कुपोषित जिला श्योपुर है। कम कुपोषित जिला भोपाल है। मध्य प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व 236 वर्ग किलोमीटर है। आगे देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, भोपाल है। 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सीधी सी बात है, राजधानी है तो यहाँ पे ही कोई ना कोई किसी न किसी एरिया से आते रहते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजधानी है या केंद्र बिंदु है, इसलिए यहाँ पे ही सर्वाधिक लोग आते हैं, इसलिए भीड़ भाड़ भी यहाँ पे ज़्यादा रहेगा। और सबसे विरल जनसंख्या कौन सी है, तो डिंडोरी है, 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग नर्मदापुरम है। इसके बाद आता है आपका चंबल का, फिर आता है आपका शहडोल का। सर्वाधिक सघन आबादी वाला संभाग इंदौर है और सबसे विरल आबादी वाला संभाग शहडोल है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला शिवपुरी है। दूसरे नंबर पे छिंदवाड़ा आ गया। पांडुर्णा के बनने से पांडुर्णा जो बना है उससे पहले छिंदवाड़ा था, लेकिन वर्तमान में शिवपुरी है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला निवाड़ी है। और यदि जनसंख्या के अकॉर्डिंग और क्षेत्रफल में भी देखें, यदि 2011 के डाटा के अनुसार तो आपका हरदा है, लेकिन वर्तमान में निवाड़ी है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला इंदौर, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हरदा 2011 के अनुसार। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 931 है। और आगे देखते हैं मध्य प्रदेश का लिंगानुपात, यानी कि
931 है। साथ ही में ही मध्य प्रदेश सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, बालाघाट है 1021। प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला 837 भिंड है। और मध्य प्रदेश में साक्षरता की दर कितना है, तो 69.35% और पुरुष साक्षरता है 78% और महिला साक्षरता है 59%। और सर्वाधिक साक्षर वाला संभाग कौन सा है, जबलपुर है। और साथ ही में कम साक्षर वाला संभाग है इंदौर। और राज्य का सर्वाधिक साक्षर जिला जबलपुर है 81.01%। और सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है आपका, अलीराजपुर है। चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, बच्चों में, सभी में अलीराजपुर रहेगा। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला इंदौर, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला भोपाल। और प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो अपने प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील। गोंड जनजाति जो है वो दूसरे नंबर पे ही है, लेकिन पूरे भारत में सबसे बड़ी जनजाति आपका गोंड है। अब देखते हैं राज्य की भौगोलिक स्थिति। जैसे कि मैंने बताया था कि नॉर्थ से साउथ कैसा है, उसका विस्तार कितना कितना है, तो यहाँ पे एक ट्रिक के माध्यम से भी समझ सकते हैं। आपको एक मोबाइल नंबर याद करना है, बशर्ते वो आपका 14 अंक का होना चाहिए। या फिर आप ऐसा याद कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश से ही कर्क रेखा 14 जिलों से ही गुजरती है, 14 जिलों से गुजरती है, तो ये 14 अंक हमें याद रखना है। और वो है आपका, इसका याद रखने का सरल तरीका है कि 21, 62, 63, 0, 74, 98, 248। फिर इसको आपको एक बार 3 में डिवाइड करना है, यानी कि यहाँ पे ही देखें तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले 2 यानी कि 21, 62, 63 के बाद आपको 0, 74, फिर 98, 98 के बाद 248। अब इसे कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसे डिवाइड कर देना है। आपको 3 भागों में बांटना है, फिर 4 भागों में बांटना है, फिर 3 भाग में बांटना है, फिर 4 भाग में बांटना है। फिर इसके बाद सभी में क्या करना है, सब मुख्य रूप से इसे 4 भाग में बांट लिए, पहले 3, फिर 4, फिर 3, फिर 4। साथ ही में ही आपको 2-2 अंकों पे क्या रख देना है, डिग्री रख देना है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, डिग्री रख देना। बाकी के जो बचेंगे वो मिनट लगा दिए। अब आप यहाँ से ही निकाल सकते हैं, आपको कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। इस ट्रिक के माध्यम से आप इसे याद रख सकते हैं। आपको 21, 62, 63, 0, 74, 98, 248 याद रखना है। फिर उसको क्या करना है, पहले 3, फिर 4, फिर 3, फिर 4, और फिर उसमें से ही क्या करना है, आपको हर 2-2 अंक में स्टार्टिंग से ही 2-2 अंक पे डिग्री लगाना है। और बाकी के जो बचेंगे वो मिनट लगा दीजिएगा, और इसके बाद वो निकल जाएगा। 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर के ही 26 डिग्री 30 मिनट तक उत्तरी अक्षांश, और 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर के 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। इससे आप याद रख सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, और इसका कन्फ्यूजन पॉइंट ये रहता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे ही 9 की जगह में ही 11 कर दिया, या इस 48 की जगह में ही मान लीजिए आपको 42 कर दिया, 41 कर दिया, 30 कर दिया, अदरवाइज कुछ भी, बाकी आपका सेम दिया रहेगा। पर आप यदि एक अंक में मिस्टेक करते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे ही ये देख सकते हैं, ये लिखा है 21 डिग्री से लेकर के ही 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। वहीं उत्तर से दक्षिण की लंबाई 605 किलोमीटर है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 870 किलोमीटर है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की चौड़ाई। आगे देखते हैं, यहाँ पे ही दिया हुआ है, पश्चिम से ही पूर्व की चौड़ाई भी दिया है 870 किलोमीटर। अब मध्य प्रदेश की सीमा से लगे 5 राज्य हैं, यानी कि उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़, और उत्तर पश्चिम में ही आपका राजस्थान, और पश्चिम में हो जाएगा आपका गुजरात, जो कि हमने मैप में ही अच्छे से देखा है। राज्य की अधिकतम सीमा से मिलने वाली राज्य है वो उत्तर प्रदेश, और सबसे न्यूनतम सीमा आपके गुजरात से मिलती है। मध्य प्रदेश के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, जो 14 जिलों से होकर गुजरती है। वहीं बात करें मध्य प्रदेश की, भारत के कुल क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश कितने प्रतिशत भूभाग पे फैला है, तो 9.38% पे फैला हुआ है, ध्यान रखिएगा। और राज्य का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, धूपगढ़ महादेव पहाड़ी, जो कि नर्मदापुरम जिले में आता है, नर्मदापुरम जिले में आता है। साथ ही में राज्य का सबसे निचला स्थान कहाँ है, वो नर्मदा सोन घाटी, ये भी आपके मुख्य रूप से ही देखेंगे तो नर्मदापुरम संभाग में ही है, लेकिन ये आपका नर्मदा
सोन घाटी, यानी कि नर्मदा नदी और सोन घाटी दोनों को मिला के तो आप याद रखेंगे सबसे टॉप में ही है आपका धूपगढ़, यानी कि नर्मदापुरम संभाग में, नर्मदापुरम ज़िले में भी है और नर्मदापुरम संभाग में ही है पचमढ़ी, जो कि बहुत ही फेमस है अपने मध्य प्रदेश का पर्यटन स्थलों के लिए। और साथ ही में ही इसी एरिया में ही, यहाँ से ही, ये अनूपपुर से ही एक नदी निकलती है नर्मदा, और यहीं से ही इसके जस्ट बगल से 1 किलोमीटर की दूरी से सोनमुड़ा से निकलती है सोन नदी, जो इस दिशा में जाती है। तो यहाँ से ही, यहाँ ये जो है ये वाला एरिया क्या कहलाता है आपका नर्मदा सोन घाटी, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे निचला स्थान है। वहीं सर्वाधिक गर्म स्थान की बात करें तो खजुराहो, जो कि नौगांव छतरपुर ज़िले में ही, और यदि ये ना रहे तो आपको गंजबसौदा विदिशा ज़िले का जो स्थान है उसे टिक करने यदि ऑप्शन में रहता है। वहीं बात करें सबसे ठंडी या सबसे ठंडा स्थान कौन सा है तो आपका है शिवपुरी, और प्रदेश का सबसे बड़ी नदी है आपकी नर्मदा नदी 1312, लेकिन मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 1077 किलोमीटर और इसकी संपूर्ण लंबाई है 1312 किलोमीटर। तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ये है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, जिसमें हमने पहला लेक्चर या हमारा जो सीरीज का पहला यूनिट है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, ये हमने कवर किया, जिसमें से हमने सबसे पहले पूरे विश्व को देखा कि अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, उसमें अपना भारत कहाँ पे स्थित है ये देखा, फिर भारत में मध्य प्रदेश कहाँ स्थित है ये देखा। इसके बाद हमने देखा कि अपना जो मध्य प्रदेश है इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, फिर मध्य प्रदेश में ही अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देखा। फिर साथ ही में हमने देखा कि मध्य प्रदेश की लंबाई चौड़ाई क्या है, मध्य प्रदेश की बाहरी सीमा से लगने वाले ज़िले कौन कौन से ही हैं, और सबसे चारों दिशाओं से ही, जैसे उत्तरी में ही कौन सा सबसे ज़िला है, दक्षिणी में कौन है, पूर्वी में कौन है, पश्चिमी में, हमने ये कवर किया। फिर संभाग देखे, फिर कौन से संभाग में कितने ज़िले आते हैं ये देखा। फिर देखा कि कौन से ज़िले किस राज्य को टच कर रही है। फिर हमने देखा कि मध्य प्रदेश के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, वो कितने ज़िलों को कवर करती है। साथ ही में हमने देखा कि मध्य प्रदेश के ही जो 37 ज़िले हैं वो 37 ज़िले हैं जो वो मध्य प्रदेश के ही अन्य राज्यों की सीमा से ही मिलती है। साथ ही में हमने देखा कि अपना जो 18 ज़िले हैं वो किसी को टच नहीं करते हैं, वो हमने कवर किया। फिर इसके बाद वर्तमान में जो 55 ज़िले हैं वो काउंट किया, और लास्ट में ही हमने देखा कि मध्य प्रदेश का पूरा सामान्य जो दिया है डिटेल से देखा। तो ये था हमारा आज का पहला लेक्चर। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।